हम पढ़ने वाले हैं कार्सिनोमा यूरिनरी ब्लैडर के बारे में। अगर बात करें कार्सिनोमा यूरिनरी ब्लैडर, तो अगर यूरिनरी ट्रैक्ट की बात करें तो यूरिनरी ट्रैक्ट की ये सबसे कॉमन मैलिग्नेंसी होती है। और ओवरऑल अगर यूरो में बात करें तो यूरो की ये सेकेंड मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी होती है। जो मोस्ट कॉमन होता है यूरो में वो प्रोस्टेट होता है, बट वो ट्रैक्ट नहीं बनाता है, इस वजह से ट्रैक्ट में जो यूरिनरी ब्लैडर होता है मोस्ट कॉमन होता है। अगर हम बात करें तो इसका जो है ग्लोबल इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है। ऑलमोस्ट 5.5 लाख नए केस हर साल हो रहे हैं। और ये मेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है क्योंकि मेल जो रहते हैं वो ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं और ये स्मोकिंग से एसोसिएटेड रहता है। यूजुअली ये 65 ईयर्स एज ग्रुप में होता है और इंडिया में हर साल जो है 15,000 नए केस हो रहे हैं। और मेनली ये जो रहता है स्मोकिंग और इंडस्ट्रियल एक्सपोजर की वजह से हो रहा है। तो अगर हम बात करें कि रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, इटियोलॉजी क्या है, तो सिगरेट स्मोकिंग जो रहता है मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर होता है। और इसमें जो रहता है अगर हम बात करें तो जो हम सिगरेट स्मोक करते हैं उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो कि अमीन्स कहलाते हैं और वो एरोमेटिक ग्रुप के होते हैं। तो एरोमेटिक अमीन्स करते क्या हैं, वो डीएनए को एडडक्ट कराते हैं। डीएनए एडक्शन का मतलब होता है कि जैसे ये अगर हम बात करें, अगर डीएनए है तो ये दोनों डीएनए स्ट्रैंड अलग अलग हो जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं डीएनए एडक्ट। P53 म्यूटेशन कॉज कराते हैं। फिर अमीन का एक्सपोजर और तरीके से वो भी हो सकता है जो डीएनए एक्सपोजर कराते हैं, और वो जो बेसिकली अगर हम बात करें तो रबर इंडस्ट्रीज में होता है, फिर टेक्सटाइल कपड़ों के इंडस्ट्री में होता है, कपड़ों में जो हम डाई यूज़ करते हैं, फिर जो डाइस वो लेदर इंडस्ट्री में भी मिल सकता है, फिर पेंट इंडस्ट्री में भी मिलता है। तो ओवरऑल देखें तो ये सब कलर से रिलेटेड है। टेक्सटाइल मीन्स कपड़े हो गए, उसमें कलर यूज़ करते हैं, डाई भी कलर है, लेदर लेदर में भी हम कलर यूज़ करते हैं, और पेंट इंडस्ट्री। तो इसमें बेसिकली एरोमेटिक अमीन्स मिलते हैं। और एरोमेटिक अमीन्स जो मिलते हैं वो अगर हम बात करें तो बेंजीडाइन और एनिलीन होता है, इस ग्रुप का मिलता है। तो ये फिर ये जो रहेगा ये क्या कराएगा, एडिडक्शन कराता है, डीएनए एडक्टर होते हैं ये लोग। फिर दूसरा जो रहता है, कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली ही जो यूरोथीलियम होता है उसको डैमेज करते हैं। वो जो रहता है डायरेक्टली यूरोथीलियम को इरिटेट करके म्यूटेशन करा देते हैं। उसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है साइक्लोफॉस्फामाइड। साइक्लोफॉस्फामाइड में जो रहता है यूजुअली साइक्लोफॉस्फामाइड जो रहता है चेंज हो जाता है एक्रोलीन में, और एक्रोलीन जो रहता है वो डायरेक्ट यूरोथेलियल इरिटेशन करता है। दूसरा जो केमिकल होता है डायरेक्ट यूरोथेलियल इरिटेशन करता है वो होता है फिनेसिटीन। अगर फिनेसिटीन जो रहता है अगर लंबे समय तक यूज़ करेंगे तो यूरोथेलियल इरिटेशन होता है। फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनको हम लंबे समय तक यूज़ करें या इरिटेशन इन्फेक्शन हो तो जो रहता है स्क्वेमस मेटाप्लेजिया हो जाता है, और यही मेटाप्लेजिया आगे चल के स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में चेंज हो जाता है। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल होता है वो होता है कैथेटर्स। हर तरह के कैथेटर से नहीं होता है, अगर हम कैथेटर लंबे समय तक यूज़ करेंगे तो स्क्वेमस मेटाप्लेजिया होता है। दूसरा जो रहता है स्टोन्स भी स्क्वेमस मेटाप्लेजिया कराते हैं। और जो सिस्टोसोमा हेमाटोबियम का इन्फेक्शन होता है उसमें भी स्क्वेमस मेटाप्लेजिया होता है। फिर अगर हम बात करें जो होता है, अगर हम रेडियोथेरेपी लेते हैं तो रेडियोथेरेपी जो रहता है उसके वजह से भी डीएनए डैमेज होता है, तो रेडियोथेरेपी भी डीएनए डैमेज कराता है। फिर जो अगला अगर हम बात करें कि कुछ पेशेंट्स में डीएनए रिपेयर जो रहता है वो सही से नहीं हो पाता है, और जो डीएनए रिपेयर नहीं सही से हो पाता है वो बेसिकली अगर हम बात करें तो दो तरह की कंडीशन होती है। एक होता है लिंच सिंड्रोम। लिंच सिंड्रोम में जो रहता है डीएनए रिपेयर नहीं हो पाता है और ये इसमें मेनली एमएसआई म्यूटेशन मिलता है। और दूसरा जो रहता है पेशेंट जिनमें डीएनए रिपेयर नहीं होता है वो होता है नेट टू जो रहते हैं। वो जो नेट टू रहते हैं पेशेंट्स ये एक्चुअली में स्लो एसिटाइलेटर होते हैं, तो ये काफ़ी स्लो एसिटाइलेटर्स होते हैं। तो इस तरीके से हो सकता है। तो पहला हमने बात किया लिंच सिंड्रोम और दूसरा होता है नेट टू एसिटाइलेटर्स। फिर अगर हम बात करें डीएनए डैमेज हो गया, यूरोथेलियल इंजरी हो गया, अब अगला जो रहता है ऑक्सीडेटिव इंजरी होता है। ऑक्सीडेटिव इंजरी या जो रहता है कार्सिनोजेनिक प्रोडक्ट एक्यूमुलेट हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जो कार्सिनोजेनिक होता है वो पहला होता है आर्सेनिक। जो आर्सेनिक होता है पानी में वो जाके ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है। दूसरा हम लोग अगर एनाल्जेसिक यूज़ करेंगे तो वो भी ब्लैडर में
इकट्ठा हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीडेटिव इंजरी होती है और इस ऑक्सीडेटिव इंजरी से फिर फाइनली चल करके कैंसर होता है। दूसरा जो रहता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्मोकिंग। स्मोकिंग से हम देख रहे थे कि स्मोकिंग जो रहता है अगर कोई कर रहा है तो सब में कैंसर नहीं होता है। अगर किसी में कैंसर हो रहा है तो उसमें GSTM1 डिलीशन मिलता है। तो अगर कोई ऐसा बंदा है जो जिसमें GSTM1 म्यूटेशन है और वो स्मोकिंग करता है तो उसमें सिगरेट स्मोकिंग से कैंसर के रिस्क बढ़ जाते हैं। और सिगरेट स्मोकिंग जो है क्या कराता है, DNA एडिडक्शन। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये था इटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर, जिसमें स्मोकिंग, कलर्स, पेंट और कैथेटर्स ये सब कॉमन होता था। अब बात करते हैं पैथोजेनेसिस की। तो बेसिकली दो टाइप के पाथवे होते हैं जिनसे कैंसर होता है। अगर हम बात करें लो ग्रेड कैंसर, तो लो ग्रेड कैंसर जो रहता है यूजुअली पैपिलरी पाथवे से होता है, जबकि जो दूसरा होता है वो हाई ग्रेड कैंसर होता है जिसको CIS भी बोलते हैं और वो नॉन पैपिलरी होता है। तो अगर हम बात करें ट्यूबर का, तो जो पैपिलरी कैंसर होता है वो यूजुअली नॉन इन्वेजिव होता है और ये TA कैटेगरी में आता है, इसलिए ये लो ग्रेड होता है। इसमें जो रहता है बेसिकली FGFR3 म्यूटेशन ज़्यादा कॉमन होता है, जबकि जो हाई ग्रेड कैंसर होता है वो इन्वेजिव होता है और वो फ्लैट मिलेगा। तो पैपिलरी में ऐसे उठा हुआ मिलेगा तो वो लो ग्रेड रहता है, ऐसे फ्लैट मिल रहा है CIS की तरह तो वो हाई ग्रेड रहता है और वो इन्वेजिव होता है। तो T1 से लेके T4 तक सबके सब जो रहते हैं हाई ग्रेड रहते हैं। और इसमें जो बेसिकली मोस्ट कॉमन म्यूटेशन होता है वो P53 और म्यूटेशन होता है और साथ में RB1 म्यूटेशन हो सकता है। फिर जो अदर म्यूटेशन लो ग्रेड से एसोसिएटेड होते हैं वो होते हैं HRAS म्यूटेशन और PI3 पाथवे जो रहता है म्यूटेशन वो रहता है। तो PI3KCA, तो ये हो गया पी का। और दूसरा हो गया HRAS पाथवे। तो इसमें जो रहता है कैंसर जो होगा बार बार होगा, रिकरेंट होगा, बट इन्वेड नहीं करता है। तो ये होता है लो ग्रेड के बारे में जो अगर हम बात करें। और जबकि हाई ग्रेड के बारे में बात करें जो P53 और RB1 जीन से होता है या किसी तरीके के क्रोमोसोमल इंस्टेबिलिटी से, तो उसमें जो कैंसर होता है एग्रेसिव होता है, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होता है और हायर मेटास्टैटिक रिस्क रहता है। अब एक ऐसा पाथवे होता है जो दोनों में कॉमन होता है, वो होता है टर्ट। टर्ट की बात करें तो टर्ट म्यूटेशन पाथवे जो रहता है ये एक तरीके का प्रमोटर होता है। तो जो टर्ट प्रमोटर म्यूटेशन होता है वो जो रहता है दोनों पाथवे से एसोसिएटेड होता है, तो इसको हम एज अ बायोमार्कर भी यूज कर सकते हैं। फिर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है इन केस ऑफ ब्लैडर कैंसर, वो होता है फील्ड कैंसराइजेशन। फील्ड कैंसराइजेशन का मतलब होता है कि जो कैंसर है वो कई जगह पर एक साथ होता है और एक ही समय पर होता है। तो मल्टीफोकल होता है और सिंक्रोनस, सिंक्रोनस का मतलब हो गया एक ही समय पे। अगर हम बात करें तो जो अभी तक हम जेनेटिक म्यूटेशन पढ़ रहे थे कि FGFR3 या P53 से एसोसिएटेड होता है, इसमें जो रहता है AP जेनेटिक म्यूटेशन भी मिलता है ब्लैडर कैंसर में। और AP जेनेटिक म्यूटेशन की अगर हम बात करें तो तीन चीज़ें रहती हैं। पहला होता है RAS-F1। तो RAS-F1A जो रहता है म्यूटेशन उसमें हाइपर मिथाइलेशन हो जाएगा। दूसरा APC जीन में जो रहेगा हाइपर मिथाइलेशन हो जाएगा। तीसरा P16। तो ये जो रहता है ये तीन चीजें जो रहते हैं जिसमें एपी जेनेटिक म्यूटेशन मिलता है, RAS-F1A, APC और P16। अब बात करते हैं WHO क्लासिफिकेशन की, जो ग्रेडिंग होती है हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। तो अगर हम हिस्टोपैथोलॉजिकल वेरिएंट्स की बात करें तो हमने देखा कि सबसे मोस्ट कॉमन कौन सा है, वो है यूरोथीलियल कार्सिनोमा। और यूरोथीलियल कार्सिनोमा जो है बेसिकली दो टाइप का होता है, एक लो ग्रेड होता है और एक हाई ग्रेड होता है। लो ग्रेड वाला ही जो रहता है पैपिलरी होता है, जबकि हाई ग्रेड जो रहता है फ्लैट होता है और CIS होता है। तो पहली कैटेगरी जो रहती है वो ये हो गई। जो दूसरी कैटेगरी होगी वो होगी स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। जो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा होता है वो जो रहता है यूजुअली 3% में होता है और ये मेनली जो रहता है सिस्टोसोमा इन्फेक्शन रहता है उससे एसोसिएटेड रहता है। तो इसमें जो रहता है क्रोनिक इन्फेक्शन जो होगा उससे होगा। फिर जो तीसरा जो रहता है अगर हम बात करें तो तीसरा जो कैटेगरी है वो है एडिनो कार्सिनोमा। और एडिनो कार्सिनोमा जो रहता है यूजुअली 2% लोगों में मिलता है। और जो एडिनो कार्सिनोमा होता है वो मेनली यूरेकस से होता है या सिस्टिस ग्लैंडुलैरिस से होता है। तो एडिनो कार्सिनोमा का ओरिजिन किससे होगा, यूरेकस से या सिस्टिस ग्लैंडुलैरिस से, जबकि स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा क्रोनिक इन्फेक्शन से होता है। यूरोथीलियल कार्सिनोमा को ही ट्रांजिशनल कार्सिनोमा भी बोलते हैं। ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा जो होता है वो यूरोथीलियल ही
होता है। फिर कुछ ट्यूमर्स होते हैं जो न्यूरो एंडोक्राइन ओरिजिन के होते हैं और वो बेसिकली जो रहते हैं स्मॉल सेल जो कार्सिनोमा होता है उससे एसोसिएटेड होते हैं, और अगर हम बात करें तो वो काफ़ी एग्रेसिव होते हैं और इनमें जो रहता है हमें सिस्टमिक थेरेपी की ज़रूरत होती है। और फाइनली जो रहता है कुछ वेरिएंट्स होते हैं, अगर हम बात करें तो जो वेरिएंट्स होते हैं वो माइक्रो पैपिलरी वेरिएंट्स मिल सकते हैं। फिर इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है नेस्टेड वेरिएंट्स। तो जो नेस्टेड वेरिएंट्स होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एक जो बिनाइन कंडीशन होता है ब्रून नेस्ट, वॉन ब्रून नेस्ट, वो नेस्टेड वेरिएंट से मिमिक करता है। और तीसरा जो रहता है वो होता है प्लाज्मा साइटोइड वेरिएंट। तो जो वेरिएंट्स होते हैं इनमें काफ़ी हाई रिस्क और पुअर प्रोग्नोसिस होता है, तो ये हाई रिस्क कैटेगरी के ट्यूमर होते हैं। तो टोटल 5 टाइप के कैंसर होते हैं। अगर हम बात करें अब स्टेजिंग की, तो स्टेजिंग में अगर हम सबसे पहले जो देखते हैं वो हम ग्रेडिंग करते हैं। जो 2016 में इसरो की जो क्लासिफिकेशन था उसी में फिर हम ग्रेडिंग करते हैं और बेसिकली 2 ग्रेड में डिवाइड करते हैं। पहला रहता है लो ग्रेड और दूसरा होता है हाई ग्रेड। तो सिंपल क्लासिफिकेशन है ब्लैडर का, लो ग्रेड और हाई ग्रेड। अगर हम बात करें स्टेजिंग, तो स्टेजिंग के लिए हम लोग टीएनएम क्लासिफिकेशन यूज़ करते हैं। अगर टीएनएम की बात करें तो टीएनएम में टीए जो रहता है लो ग्रेड जो रहता है पैपिलरी का होता है, नॉन इन्वेजिव पैपिलरी, उसको टी ए में बोलते हैं। फिर उसके बाद जो रहता है दूसरा जो रहता है होता है कार्सिनोमा इन सीटू, जो कि हाई ग्रेड में आता है और वो फ्लैट होता है, वो टीआईएस कैटेगरी में आता है। फिर उसके बाद T1 से T4 ये सब हाई ग्रेड में आते हैं, जिसमें T1 जो रहता है वो लैमिना प्रोपिरिया होता है, लैमिना प्रोपिरिया होता है। फिर T2 की बात करें तो मस्कुलरिस प्रोपिरिया होता है, और मस्कुलरिस प्रोपिरिया में भी इसमें 2 क्लासिफिकेशन होते हैं T2 में, ए और बी। तो ए जो रहता है अगर हम बात करें तो इनर रहता है और बी जो रहता है आउटर रहता है। तो इनर और आउटर इस तरीके से डिवाइडेड होते हैं। फिर जो तीसरा होता है उसमें पेरीवेसाइकल टिश्यूज इन्वॉल्व रहती है, जो ब्लैडर के चारों तरफ टिश्यूज रहता है, स्पेशली फैट। तो उसमें भी ए और बी होता है। ए जो रहेगा वो माइक्रो रहेगा, छोटे छोटे इन्वॉल्वमेंट रहेंगे, और बी जो रहेगा मैक्रो होगा। और इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, FAT फैट, तो T3। फिर जो चौथा रहता है उसमें अगर हम बात करें तो जो रहता है नियर बाय स्ट्रक्चर्स में इन्वॉल्व हो जाता है, जैसे प्रोस्टेट, यूट्रस, वेजाइना। तो प्रोस्टेट, यूट्रस, वेजाइना में अगर इन्वॉल्वमेंट है तो इसको बोलेंगे ए में क्या होगा, PUV। तो PUV जो रहेगा ए में रहता है, जिसमें प्रोस्टेट, यूट्रस और वेजाइना में। और बी की बात करें तो वॉल में होता है, बी में वॉल इन्वॉल्वमेंट होता है, बेसिकली पेल्विक वॉल और एब्डोमिनल वॉल। फिर अब हम बात करें एन स्टेजिंग की, तो एन में सबसे पहले अगर हम बात करें तो अगर सिंगल पेल्विक लिम्फ नोड है तो उसको N1 बोलते हैं। अगर बहुत सारे मल्टीपल पेल्विक लिम्फ नोड हैं तो उसको N2 बोलेंगे। जबकि अगर कॉमन इलियक को इन्वॉल्व करता है तो उसको N3 बोलते हैं। तो इस तरीके से इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ब्लैडर की जो सिंगल और मल्टीपल होता है वो किस पे डिवाइडेड होता है, अगर हम बात करें तो पहला जो रहेगा ब्लैडर ऑब्ट्यूरेटर को सप्लाई करता है, फिर एक्सटर्नल आइलियक, इंटरनल आइलियक। इंटरनल आइलियक को ही जो रहता है हाइपोगैस्ट्रिक बोलते हैं। तो अगर अगर ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नल आइलियक, इंटरनल आइलियक तक इन्वॉल्वमेंट होता है तो ये जो रहता है N2 होता है, और इसके साथ अगर कॉमन आइलियक इन्वॉल्व हो जाता है तो ये N3 हो जाता है। जबकि सिर्फ ऑब्ट्यूरेटर जो रहता है सिंगल पेल्विक लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट होता है तो वो N1 डिजीज होता है। और अगर हम बात करें M का, तो M1 में सिर्फ एक ही कैटेगरी होती है, दैट इज डिस्टेंस मेट्स। अब बात करें रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन का, तो जो ब्लैडर है हम उसको बेसिकली 2 तरीके से डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन AAU या NCCN। तो इसमें जो रहता है बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक होता है नॉन मसल इन्वेजिव और एक होता है मसल इन्वेजिव। तो जो नॉन मसल इन्वेजिव होता है वो बेसिकली 3 जो कैटेगरीज होता है उसमें हम डिवाइड करते हैं। पहला होता है लो रिस्क, दूसरा होता है इंटरमीडिएट रिस्क और तीसरा होता है हाई रिस्क। जबकि अगर हम बात करें मसल इन्वेजिव का, तो उसको हम लोग बेसिकली या तो ऑर्गन कन्फाइंड होगा, या तो लोकली एडवांस होगा, या तो मेटास्टैटिक डिजीज होगा। तो इसको डिवाइड कैसे करते हैं, अगर हम बात करें मसल नॉन मसल इन्वेजिव का, तो उसमें बेसिकली ऐसे ट्यूमर जो कि प्राइमरी हो, सॉलिटरी एक ही ट्यूमर हो, और TA हो। TA जो रहता है वो कौन सा रहता है, पैपिलरी टाइप्स के होते हैं। तो वो कैसे होंगे, लो ग्रेड रहता है। और
लेस देन 3 सेंटीमीटर है। तो लो रिस्क में बेसिकली अगर हम बात करें तो T1 TA आता है जिसका साइज 3 सेंटीमीटर से कम हो और सिंगल लीजन रहता है। जबकि अगर हम बात करें इंटरमीडिएट में, तो इंटरमीडिएट में भी TA आता है, TA कैटेगरी, और ये जो रहता है या तो रिकरेंट दोबारा हुआ हो या तो कई जगह हो, मल्टीफोकल हो, तो इसको इंटरमीडिएट रिस्क ग्रुप बोलते हैं। जबकि हाई रिस्क की बात करें तो हाई रिस्क में हम लोग जो रहता है TIS और T1 को लेते हैं, और साथ में मल्टीफोकल जो डिजीज होता है उसको भी हम लोग जो रहता है हाई रिस्क में लेते हैं। तो मल्टीफोकल जो रहता है, मल्टीफोकल अगर TA है तो वो इंटरमीडिएट में भी आ सकता है अगर ग्रेडिंग लो रहती है, और अगर CIS होगा तो हाई ग्रेड में आ जाता है, हाई रिस्क में होता है। तो इस तरीके से डिवीजन होता है। अब बात करें ऑर्गन कंफाइंड, तो ऑर्गन कंफाइंड का मतलब होता है कि वो ब्लैडर में ही है। तो ब्लैडर में जो रहता है, हमने पढ़ा कि फैट का इन्वॉल्वमेंट T3 से हो रहा है, तो जो फैट है या पेरिवेसाइकल है वो T3 से हो रहा है। तो जब T3 होगा या T4 होगा तो ऐसे केस में क्या होगा, लोकली एडवांस डिजीज बोलेंगे। तो इसका मतलब क्या है, T2 तक, अगर T2 तक डिजीज है तो वो क्या रहेगा, ऑर्गन कंफाइंड रहेगा। तो ऐसे केस में हम लोग जो रहता है, दो ऑप्शंस होते हैं, या तो हम ब्लैडर को निकाल दें जिसको बोलते हैं रेडिकल सिस्टेक्टमी क्योंकि ऑर्गन में ही कंफाइंड है, या तो ट्राई मोडल थेरेपी करते हैं। ट्राई मोडल थेरेपी में क्या होता है, हम लोग मैक्सिमल TURBT करते हैं। मैक्सिमल TURBT मतलब जितना मास दिख रहा है उसको पूरा का पूरा निकाल देते हैं। साथ में पेशेंट को कीमो और रेडियो देते हैं, कीमो और रेडियो देते हैं। तो इस तरीके से जो रहता है ये इन पेशेंट्स के लिए होता है जो रेडिकल सिस्टेक्टमी नहीं कराना चाहते हैं या ब्लैडर को प्रिजर्व करना चाहते हैं। फिर अगर हम बात करें लोकली एडवांस डिजीज है, लोकली एडवांस में T3 आता है। T3 में जो रहता है पेरीवेसाइकल टिश्यूज इन्वॉल्व हो जाते हैं, और पेरीवेसाइकल टिश्यूज बेसिकली बात करें तो उसमें अगर माइक्रोस्कोपिक इन्वॉल्वमेंट है तो T3A होता है और माइक्रोस्कोपिक T3B होता है। जबकि अगर हम T4 की बात करें तो T4 में जो रहता है उसमें T4A आता है जिसमें प्रोस्टेट होता है, यूट्रस होता है और वेजाइना इन्वॉल्व होता है, तो ये T4A होता है। कि मतलब क्या हुआ, अगर मेंस में प्रोस्टेट है तो T4A डिजीज है। जबकि अगर T4B की बात करें तो एब्डोमिनल या पेल्विक वॉल होता है। तो ये जो रहता है लोकली एडवांस डिजीज कहलाता है। फिर मेटास्टैटिक डिजीज, तो इसमें मेटास्टेसिस का एक ही ग्रुप है M1। तो जब तक डिजीज लोकली एडवांस है तो ऐसे में हम जो रहता है न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी दे सकते हैं। न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी देके साइज को छोटा करके हम सिस्टेक्टमी कर सकते हैं लाइक अदर डिजीजेस। जबकि अगर मेटास्टैसिस हो जाता है तो हमें सिस्टमिक कीमो देना होता है और इम्यूनोथेरेपी और कई बार पैलिएटिव थेरेपी चलती है। तो अगर हम बात करें क्लिनिकल फीचर्स की, तो मोस्ट कॉमन जो फीचर होता है वो होता है हीमेचूरिया। पेशेंट जो प्रेजेंट करता है ब्लैडर कैंसर का, पेलनेस हीमेचूरिया के साथ प्रेजेंट करता है। और अगर उसको CIS होगा तो डिसयूरिया भी हो सकता है। तो डिसयूरिया जो फीचर अगर है तो वो CIS के साथ प्रेजेंट करता है, और कई बार पेशेंट को अर्जेंसी और फ्रीक्वेंसी होता है। तो अर्जेंसी और फ्रीक्वेंसी डिसयूरिया ये जो होता है, अगर हम बात करें तो इरिटेटिव लट्स के स्पेक्ट्रम होते हैं। तो पेशेंट को इरिटेटिव लट्स के सिम्टम आते हैं, और ये अगर इरिटेटिव लट्स के सिम्टम आ रहे हैं तो डिजीज जो है अर्ली स्टेज में है। अगर एडवांस स्टेज में चला जाता है तो ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स आते हैं। तो हमें क्या समझ में आया कि स्टोरेज फंक्शन है और वॉइडिंग फंक्शन है। तो जो स्टोरेज फंक्शन होता है वो बेसिकली होता है फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, नॉक्ट्यूरिया, और इसी को बोलते हैं इरिटेटिव सिम्टम्स। तो अगर इरिटेटिव सिम्टम्स आ रहा है तो ये अभी जो रहता है बेसिकली CIS से एसोसिएटेड हो सकता है और अभी अर्ली स्टेज में ही है डिजीज। बट अगर पुअर स्ट्रीम आ रहा है, इंटरमिटेंसी आ रहा है, स्ट्रेनिंग आ रहा है, सेंस ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन आ रहा है जिसको बोलते हैं वॉइडिंग या ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स, तो ये एडवांस डिजीज है, एडवांस डिजीज है। और अगर हम बात करें पेन हो रहा है, अगर पेन या बोन मैट्स हो गया है तो ये इस टाइम ये एक्चुअली में लेट प्रेजेंटेशन है, मेटास्टेसिस हो रहा है। तो अब हम बात करें डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो ब्लैडर कैंसर है तो इसमें जो है हम यूरिन साइटोलॉजी कराएंगे। यूरिन साइटोलॉजी जो रहता है उसकी खास बात ये रहती है कि ये जो रहता है काफ़ी स्पेसिफिक होता है फॉर हाई ग्रेड ट्यूमर्स। हाई ग्रेड रहता है, ऑलमोस्ट 70 to 80% इसकी सेंसिटिविटी रहती है। जबकि लो ग्रेड की बात करें, अगर लो ग्रेड रहेगा तो लो ग्रेड में लेस देन 20% चला जाता है। तो लो ग्रेड को अच्छे से नहीं पकड़ पाता है, बट हाई ग्रेड के लिए काफ़ी अच्छा होता है। फिर यूरिन साइटोलॉजी के बाद हम लोग जो रहता है सिस्टोस्कोपी और TURBT करते हैं, और ये जो इन्वेस्ट होता है ये बोथ डायग्नोस्टिक और थेरेप्यूटिक होता है, और ये एक गोल्ड स्टैंडर्ड जो रहता है मैनेजमेंट होता है। इसमें हम जो रहता है बायोप्सी करते हैं, और बायोप्सी से हमें डेप्थ पता चल जाता है,
ग्रेड पता चल जाता है और स्पेसिमेन में किसी तरीके का मसल है कि नहीं वो पता चल जाएगा। फिर सिस्टोस्कोपी के लिए हम जो रहता है इन्हांस्ड सिस्टोस्कोपी भी कर सकते हैं। उसमें बेसिकली हम दो तरह की लाइट यूज़ कर सकते हैं। पहला जो रहता है ब्लू लाइट यूज़ कर सकते हैं। ब्लू लाइट में अगर हम बात करें तो हेक्स अमीनो लेवलुनेट यूज़ करते हैं, और जो दूसरा रहता है नैरो बैंड इमेजिंग यूज़ कर सकते हैं। तो दो तरह की लाइट कौन सी होगी, एक ब्लू लाइट और दूसरा हो गया नैरो बैंड इमेजिंग। ब्लू लाइट में बेसिकली हेक्स अमीनो लेवलुनेट यूज़ करते हैं पीडीडी के साथ। तो पीडीडी के साथ अगर हम हेक्स अमीनो लेवलुनेट यूज़ करते हैं तो उससे डिटेक्शन आसान हो जाता है। फिर जो तीसरा इन्वेस्टिगेशन होता है इमेजिंग। अगर हम बात करें इमेजिंग की, तो इमेजिंग जो रहता है हम लोग पेल्विस और एब्डोमेन का जो रहता है इमेजिंग कराते हैं। आइदर सीटी स्कैन करा सकते हैं या एमआरआई करा सकते हैं फॉर स्टेजिंग के लिए, स्टेजिंग पर्पस के लिए। और अगर डिजीज मेटास्टेटिक है तो ऐसे में हमें जो रहता है पेट कराना रहता है या बोन स्कैन कराना रहता है। तो एफडीजी पेट या बोन स्कैन करा सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं TIS, जिसमें होता है कार्सिनोमा इन सीटू। तो कार्सिनोमा इन सीटू जो रहता है वो एक फ्लैट और हाई ग्रेड का नॉन इन्वेजिव लीजन होता है, बेसिकली TIS में बिलोंग करता है। और इसमें जो मेनली रहता है इरिटेटिव लट्स ज़्यादा कॉमन होते हैं, और ये जो रहता है पूरे यूरोथीलियम को इन्वॉल्व कर सकता है या जो रहता है मल्टीफोकल भी हो सकता है। इसमें जो रहता है ये हाई रिस्क में इसलिए आता है क्योंकि MIBC के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं, मसल इन्वेजिव ब्लैडर कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो 75% चांसेस तक होता है। फिर अगर हम बात करें डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे, तो इसमें जो रहेगा सिस्टोस्कोपी में हमें वेलवेटी म्यूकोसा मिलेगा। तो ऐसा लगेगा पूरा वेलवेट की चादर बिछा दी गई है, वेलवेटी म्यूकोसा मिलेगा। और साइटोलॉजी में हाई ग्रेड ट्यूमर जो रहता है पॉजिटिव आता है, प्लस जो फोटो डायनेमिक जो अगर हम डिटेक्शन करते हैं तो उसमें काफ़ी अच्छे से अगर हेक्स अमीनो लेवलुनेट और नैरो बैंड इमेजिंग करते हैं तो डिटेक्शन बढ़ जाता है। तो CIS का अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट क्या करते हैं, तो फर्स्ट लाइन जो रहता है यूजुअली हम लोग BCG जो रहता है, BCG इसके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो हमें CIS में क्या याद रखना है, BCG। तो BCG यूज़ करते हैं। तो पहले हम इंडक्शन देंगे BCG से, और फाइनली 3 साल तक जो रहता है मेंटेनेंस थेरेपी चलाते हैं। दूसरा, अगर BCG काम नहीं किया तो ऐसे केस में हमें जो रहता है पहले हम सिस्टेक्टमी करते थे, अब जो है कुछ नई थेरेपीज आ गई हैं जैसे कि नैडोफाराजीन फायरा एडिनोवेक। तो नैडोफाराजीन फायरा एडिनोवेक भी यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा है पेम्ब्रेलुजुमैब। तो पेम्ब्रेलुजुमैब भी जो रहता है रिसेंट CIS के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं अदर स्टेजेस की। तो जो नॉन मसल इन्वेजिव होता है उसकी बात कर लेते हैं। तो नॉन मसल इन्वेजिव जो कैंसर होता है वो अप टू T1 होता है। तो TA, TIS और T1 ये सब नॉन मसल इन्वेजिव होते हैं, जिसमें TA जो रहता है लो ग्रेड होता है और TIS और T1 जो रहता है हाई ग्रेड डिजीज होता है। तो अगर हम बात करें कि हमें क्या करना होता है नॉन मसल इन्वेजिव में, तो सबसे पहला जो स्टेप रहता है वो रहता है TURBT। तो TURBT जो रहता है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है नॉन मसल इन्वेजिव के मैनेजमेंट में। इसमें हम लोग कंप्लीट रिसेक्शन करते हैं विद सुपरफिशियल और डीप बायोप्सी, और डीप बायोप्सी में डेट्रूसर मसल होना चाहिए। फिर जो रहता है अगर लीजन छोटा है तो ऐसे में हम लोग इंट्रावेसाइकल सिंगल डोज माइटोमाइसिन C देते हैं जस्ट कंप्लीट करने के बाद, और EAU गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग विद इन 6 आवर्स में दे देना चाहिए टू रिड्यूस द रिकरेंस। और अगर मैक्सिमम बात करें जो है तो 24 आवर के अंदर देना होता है। तो अब जो रहता है फिर उसके बाद हम पेशेंट्स को आगे थेरेपी चलाना है कि नहीं चलाना है, एडजुवेंट थेरेपी देना है कि नहीं देना है, वो रिस्क बेस्ड एडजुवेंट थेरेपी देते हैं जो आगे डिस्कस करेंगे। उसमें बेसिकली हम जो रहता है हाई रिस्क कैटेगरीज में BCG यूज़ करते हैं, या जो लो रिस्क है तो उसमें माइटोमाइसिन भी यूज़ करते हैं। और सर्वेलांस की बात करें तो इन पेशेंट्स में रिकरेंस बहुत ही ज़्यादा होता है, तो हर 3 महीने में जो रहता है अगले 2 साल के लिए बुलाना रहता है। तो हर 3 महीने में कैंसर में यही प्रोटोकॉल फॉलो होता है कि हर 3-3 महीने पे बुलाया जाता है 2 साल के लिए, उसके बाद 6-6 महीने पे बुलाना रहता है। तो यूजुअली हम लोग सिस्टोस्कोपी और साइटोलॉजी के साथ बुलाते हैं। अगर हम बात करें BCG जो रहता है, BCG कैसे देते हैं, तो AUA के अकॉर्डिंग हम लोग रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं। और जो हमने रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन किया था हाई रिस्क, इंटरमीडिएट और लो रिस्क, तो जो अगर इंटरमीडिएट रिस्क होगा
और हाई रिस्क होगा तो ऐसे में हम लोग बीसीजी देते हैं, जबकि लो रिस्क में हम लोग जो है माइटोमाइसिन ट्राई कर सकते हैं। और इंटरमीडिएट रिस्क में जो रहता है बीसीजी 1 साल के लिए देते हैं और हाई रिस्क में 3 साल के लिए देते हैं। और अभी हमने पढ़ा था कि जो इंटरमीडिएट रिस्क होता है उसमें हम लोग जो रहता है कौन सी डिजीज होती है, अगर रिकरेंट हो रहा है और लो ग्रेड का रिकरेंट हो रहा है और डिजीज जो है मल्टीफोकल है तो वो जो रहता है इंटरमीडिएट रिस्क रहता है। जबकि लो रिस्क की बात करें, लेस देन 3 सेंटीमीटर TA डिजीज है तो वो लो रिस्क कहलाता है और इसमें हम लोग माइटोमाइसिन भी यूज कर सकते हैं। फिर अब अगर हम बात करें बीसीजी फेलियर के बारे में, अगर हमने बीसीजी चलाया, बीसीजी फेल हो गया तो उसके बाद हमारे पास जो 3 ऑप्शंस रहते हैं, पहला सिस्टेक्टमी, दूसरा नाइडोफाराजीन और तीसरा पेम्ब्रोलिजुमैब। तो कैसे यूज करना रहता है, तो पहला वर्ड आता है वो होता है बीसीजी फेलियर्स के बारे में। तो पहला होता है बीसीजी रिफ्रैक्टरी। बीसीजी फेलियर है, बीसीजी अनरिस्पॉन्सिबल है, पहला जो चीज रहता है वो होता है बीसीजी रिफ्रैक्टरी। तो बीसीजी रिफ्रैक्टरी का मतलब क्या होता है कि 6 महीने बीत चुके हैं ट्रीटमेंट को, और ट्रीटमेंट को 6 महीने बीत चुके हैं और जो हाई ग्रेड डिजीज है उसके बाद भी बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टरी के लिए मिनिमम 6 मंथ का ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, फिर हमें रेडिकल सिस्टेक्टमी करना रहता है क्योंकि ट्रीटमेंट से बीसीजी से कोई फायदा नहीं मिल रहा है। फिर ये तो रहा रिफ्रैक्टरी, ये एक तरीके का फेलियर है या अनरिस्पॉन्सिवनेस है। तो अगर हम बात करें बीसीजी फेलियर अनरिस्पॉन्सिव डिजीज, फिर जो दूसरा रहता है रिलैप्स। अब रिलैप्स का मतलब क्या होगा कि रिलैप्स का मतलब होता है रिकरेंस, तो दोबारा रिकरेंस हो रहा है और 12 महीने के अंदर ही हो रहा है, मतलब जल्दी ही हो गया है। तो इसका मतलब क्या है, हाई ग्रेड डिजीज है। तो ऐसे केस में सिस्टेक्टमी ब्लैडर निकाल देंगे, या जो नोवल थेरेपी है, जीन थेरेपी, इम्यून थेरेपी, वो ट्राई कर सकते हैं अगर पेशेंट जो है ब्लैडर नहीं निकलवाना चाहता है। तो दूसरा जो हो गया वो हो गया रिलैप्स। फिर जो तीसरा है वो है बीसीजी अनरिस्पॉन्सिव या सीआईएस। तो बीसीजी अनरिस्पॉन्सिव सीआईएस का मतलब हो गया कि वो उसमें जो रहता है बीसीजी हम दे रहे हैं उसके बाद भी सीआईएस बना हुआ है, तो ये तीसरी कैटेगरी हो गई। ये ऑलमोस्ट सिमिलर है बीसीजी रिफ्रैक्टरी का, बट इसमें जो रहता है बीसीजी रिफ्रैक्टरी और में हाई ग्रेड डिजीज बना हुआ है, और इसमें भी जो रहता है सीआईएस बना हुआ है, बट ये सीआईएस बना हुआ रहता है तो बोलते हैं बीसीजी अनरिस्पॉन्सिव सीआईएस। तो ऐसे केस में हम लोग जो रहता है नाइडोफाराजीन फाइरोएडिनोवेक यूज कर सकते हैं या पेम्ब्रोलिजुमैब यूज कर सकते हैं। फिर जो तीसरा चौथा कैटेगरी होता है बीसीजी फेलियर के लिए या बीसीजी अनरिस्पॉन्सिव के लिए, वो होता है बीसीजी इनटॉलरेंट। तो बीसीजी इनटॉलरेंट नाम से ही पता चल रहा है कि पेशेंट जो है बीसीजी टॉलरेट नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ टॉक्सिसिटी। तो ऐसे केस में जो रहता है हम लोग जेमसिटाबिन जो रहता है पहले वो यूज करते हैं। तो अगर टॉक्सिसिटी ज्यादा हो रही है तो जेमसिटाबिन यूज कर सकते हैं अगर बीसीजी नहीं काम कर रहा है तो। या जो रहता है अगर उससे भी रिस्पांस नहीं आ रहा है या हमें ज़्यादा रिस्पांस चाहिए तो डोसीटैक्सेल यूज़ करते हैं। और ख़ास बात ये रहती है कि इसको इंट्रावेसाइकल यूज़ करते हैं। तो ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है इंट्रावेसाइकल यूज़ करेंगे। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने क्या यूज़ किया, बीसीजी यूज़ किया। अगर इससे रिस्पॉन्स नहीं आया तो सिस्टेक्टमी कर देते हैं। 6 महीना देखते हैं, अगर नहीं हो रहा है तो रिफ्रैक्टरी बोलेंगे और सिस्टेक्टमी कर देंगे। फिर अगर कैंसर दोबारा हो गया, रिकरेंस हो गया है, अगर नहीं किया है तो रिकरेंस हो गया है, तो ऐसे केस में भी जो रहता है सिस्टेक्टमी कर देते हैं। अगर कोई ब्लैडर सिस्टेक्टमी नहीं कराना चाहता है तो ऐसे केस में हम लोग जो रहता है जीन थेरेपी देते हैं, जिसमें आता है नाइडोफाराजीन और दूसरा होता है पेम्ब्रेलिजुमैब। तो ये बेसिकली ज़्यादा इफेक्टिव होता है इन केस ऑफ सीआईएस। बट अगर इससे भी काम नहीं बन रहा है और बीसीजी इंटॉलरेंट है तो ऐसे केस में हम लोग जेमसिटाबिन दे सकते हैं, और जेमसिटाबिन के साथ कई बार डोसीटैक्सेल भी दे सकते हैं, तो इससे काम हो जाता है। तो ये रहता है बीसीजी। अब बात करते हैं मसल इन्वेजिव ब्लैडर कैंसर का। तो जो मसल इन्वेजिव है उसमें अगर हम बात करें T2 और उसके बियॉन्ड जो डिजीज होता है, T2 के बाद जितनी भी डिजीज होती है वो मसल इन्वेजिव होती है। इसमें अगर हम बात करें तो सिर्फ ब्लैडर निकालने से काम नहीं चलता है, हमें साथ में लिम्फ नोड भी निकालना पड़ता है। तो पेल्विक लिम्फ एडेनेक्टमी इसका जो रहता है मेन इंपॉर्टेंट चीज होता है। फिर अब हमने ब्लैडर निकाल दिया है तो वहाँ पे जो यूरेटर्स होंगे वो हवा में तैर रहे होंगे, तो हमें क्या करना पड़ता है, यूरिनरी डाइवर्जन। और यूरिनरी डाइवर्जन बेसिकली हम 3 तरीके से कर सकते हैं। आइदर हम लोग सिर्फ आइडियल कंड्यूट बना दें, या अगर पेशेंट नया ब्लैडर चाहता है तो हमें नियो ब्लैडर बना सकते हैं, या अगर हम नियो ब्लैडर नहीं बना सकते हैं, अगर यूरेथ्रा में कोई प्रॉब्लम है तो हम पाउच भी बना सकते हैं, कॉन्टिनेंट पाउच। फिर अब अगला जो रहता है मसल इन्वेजन में, तो हम कई बार जो रहता है नियो एडजुवेंट थेरेपी भी यूज करते हैं। नियो एडजुवेंट थेरेपी यूज करने का
मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है कि न्यू एडजुवेंट थेरेपी यूज करने से ओवरऑल 5% सर्वाइवल बढ़ जाता है। तो पेशेंट्स में देखा गया है कि 5 to 8% सर्वाइवल बढ़ जा रहा है न्यू एडजुवेंट थेरेपी से। और इस न्यू एडजुवेंट के लिए बेसिकली हम एमवैक या जेमसिटाबिन सिस्प्लैटिन यूज करते हैं। तो एमवैक और या जेमसिटाबिन सिस्प्लैटिन जो रहता है न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी के लिए यूज करते हैं। फिर यूजुअली जो रहता है हम सर्जरी कर देते हैं और उसके बाद एडजुवेंट कीमोथेरेपी देते हैं। और एडजुवेंट कीमोथेरेपी जो रहता है कब प्रेफर करते हैं, जब जो रहता है हमने कोई न्यू एडजुवेंट नहीं दिया है या डिजीज जो है T3 डिजीज है या किसी तरीके का नोड पॉजिटिव है। तो नोड पॉजिटिव में तो एडजुवेंट देना ही है और T3 डिजीज में देना ही है। फिर अगर हम बात करें मसल इन्वेजिव में, तो ब्लैडर प्रिजर्वेशन भी एक ऑप्शन रहता है जो पेशेंट्स नई ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं। उसमें बेसिकली होता है ट्राई मोडालिटी थेरेपी। तो ट्राई मोडालिटी थेरेपी में अगर हम बात करें तो पेशेंट को हमें जो रहता है मैक्सिमम TURBT से जितना ज़्यादा हो सके उतना कैंसरस टिश्यू निकाल देते हैं। और फिर उसके साथ में हम लोग कॉन्करेंट जो रहता है एक साथ कीमो भी देते हैं और रेडिएशन भी देते हैं। कीमो बेसिकली अगर हम बात करें तो सिस्प्लैटिन यूज़ करते हैं, जैसे हमने ऊपर यूज़ किया था नियो एडजुवेंट में जेमसिटाबिन सिस्प्लैटिन। और दूसरा जो रहता है हम कीमो यूज़ कर सकते हैं अगर सिस्प्लैटिन टॉलरेट नहीं है तो 5-फ्लोरोयूरेसिल और MMC भी यूज़ कर सकते हैं। तो 5-फ्लोरोयूरेसिल और MMC का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। तो अगर हम ब्लैडर प्रिजर्वेशन की बात करें तो यूजुअली जो रहता है ब्लैडर प्रिजर्वेशन T2 में ही हम यूज़ करते हैं। तो अगर T2 डिजीज है तो आइडियल रहेगा जो मास है सॉलिटरी है और कोई CIS कंपोनेंट नहीं होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और किडनी में कोई भी हाइड्रोनेफ्रोसिस नहीं होना चाहिए, ब्लैडर का फंक्शन अच्छा होना चाहिए। तो ऐसे केस में अगर हम जो है देखेंगे कि कोई भी CIS हाइड्रोनेफ्रोसिस नहीं है, ब्लैडर फंक्शन अच्छा है, तो ट्राई मोडालिटी थेरेपी जो है T2 पेशेंट्स में हम दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं TCGA क्लासिफिकेशन, जो कि ट्यूमर कैंसर का जो रहता है जीनोमिक एटलस है। तो अगर हम बात करें मॉलिकुलर सब टाइपिंग का, तो ये जो रहता है बेसिकली 3 तरह के सेल्स जो होते हैं उनमें पहला होता है ल्यूमिनल सेल, दूसरा होता है बेसल और तीसरा होता है न्यूरो एंडोक्राइन। तो ल्यूमिनल जो रहता है वो बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। एक हो सकता है पेपिलरी टाइप का। पेपिलरी टाइप जो रहेगा वो कौन सा होगा, FGFR3 पॉजिटिव रहेगा। तो ये जो हमने पढ़ा था ये लो ग्रेड रहता है, इसकी प्रोग्नोसिस कैसे रहेगी, बेटर रहेगी और ये BCG को अच्छे से रिस्पॉन्ड करता है। फिर जो दूसरा रहता है ल्यूमिनल अनस्टेबल रहता है, मतलब हाई रिस्क कैटेगरी वाला, वो P53 रहेगा और ये इंटरमीडिएट या हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। फिर जो अगला रहता है बेसल सब टाइप का होता है या स्क्वैमस सब टाइप भी बोलते हैं जिसको। ये काफ़ी एग्रेसिव कैंसर होता है और इसमें सबसे अच्छी बात क्या रहती है कि ये कीमो को रिस्पॉन्ड करता है। इसमें जो बेसिकली अगर हम बात करें तो बेसल सेल अगर बेसल सब टाइप का मिलेगा तो वो CK5 या 6 पॉजिटिव रहता है। फिर अगर न्यूरो एंडोक्राइन बात करें तो मोस्ट कॉमन सिनेप्टोफाइजिन और क्रोमोग्रानिन जो रहता है पॉजिटिव रहता है न्यूरो एंडोक्राइन में। और इसमें जो बेसिकली रहता है पुअर प्रोग्नोसिस होती है, बट इसमें जो रहता है हम सिस्प्लैटिन यूज करते हैं। फिर कुछ जो अलग टाइप के मार्कर होते हैं अगर हम याद कर लें तो ल्यूमिनल टाइप में जो लो होता है वो होता है KRT20। तो 20 कैरेट जो हम ऐसे याद कर सकते हैं 20 कैरेट सोना होता है ल्यूमिनल पैपिलरी, क्योंकि ये बेटर प्रोग्नोसिस होती है, BCG को रिस्पॉन्स कर देता है। जबकि इंटरमीडिएट कैटेगरी में ल्यूमिनल अनस्टेबल में आता है अर्ब B2 जो रहता है अनस्टेबल कैटेगरी में होता है। तो ये मॉलिकुलर सब टाइप जो रहता है बेसिकली अगर हम बात करें तो ये हम लोग इमर्जिंग कैटेगरी है और इसके बेसिस पे हम पर्सनलाइज्ड थेरेपी दे सकते हैं। फिर अब आगे अगर हम बात करें तो मेटास्टैटिक और एडवांस डिजीज, हमने मसल इन्वेजिव देख लिया। अब मेटास्टैटिक कैटेगरी की बात करें, कैंसर जो है मेटास्टैटिक या एडवांस डिजीज में, तो सबसे पहले इसका जो मेटास्टैटिक केस में हम लोग सिस्टमिक कीमो देते हैं। तो जो मेन रहता है सिस्टमिक कीमो वो रहता है। तो इसमें जो बेसिकली मेन कीमो होती है वो सिस्प्लैटिन होती है। तो सबसे पहला फर्स्ट लाइन जो रहेगा वो सिस्प्लैटिन ही रहता है। अगर पेशेंट सिस्प्लैटिन ले सकता है तो हम जेमसिटाबिन और सिस्प्लैटिन देते हैं, या जो दूसरा ऑप्शन रहता है डोज डेंस एमवैक थेरेपी दे सकते हैं, ये NCCN के अकॉर्डिंग है। फिर अगर हम बात करें अगर पेशेंट जो है सिस्प्लैटिन नहीं ले सकता है तो सिस्प्लैटिन की जगह हम कार्बोप्लैटिन दे सकते हैं, ये चीज़ रहता है। फिर अगर हम बात करें, ये तो शुरुआत में इंडक्शन रहा, फिर हम मेंटेनेंस कैसे देंगे, मेंटेन कैसे करेंगे, तो उसके लिए मेंटेन करने के लिए पेशेंट से हम भाला फिकवाते हैं, जेवलिन थ्रो कराते हैं। जेवलिन थ्रो का मतलब क्या होता है कि अगर प्लेटिनम कीमोथेरेपी के बाद अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है तो हम जो पेशेंट हैं एवेली मोमैब देते हैं,
मैं तो अवेलुमोब जो रहता है वो बेसिकली किससे पता चला था, जेवलिन ट्रायल से। इसमें नाम में ही आता है AVE, तो AVE जो रहता है अवेलुमैब है। तो अवेलुमैब जो रहता है वो मेंटेनेंस में यूज़ करते हैं। अगर ये तो रहा पूरा ओवरऑल ट्रीटमेंट, यहीं पे ख़त्म हो जाता है कि पेशेंट जो है सिस्टमिक कीमोथेरेपी स्टार्ट करेंगे सिस्प्लेटिन और डोज डेल्स की। अब बात करें कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिसमें सिस्प्लेटिन कार्बोप्लेटिन कुछ भी नहीं काम कर रहा है, तो ऐसे केस में हम लोग सेकेंड लाइन जो ड्रग होता है वो यूज़ कर सकते हैं। उसमें जो रहता है सेकेंड लाइन में हम लोग पेम्ब्रोलीजुमैब यूज़ कर सकते हैं, पेम्ब्रोलीजुमैब ट्राई कर सकते हैं, और निवोलुमैब भी ट्राई कर सकते हैं। फिर कुछ जो 2 नई ड्रग आई हैं जिसमें आता है इनफोर्टीमैब विडोटिन। पहला तो ये रहा इनफोर्टीमैब विडोटिन, दूसरा होता है साकेटुजुमैब गोबीटिकन। तो ये हम लोग ट्राई कर सकते हैं। तो पहला रहता है इनफोर्टीमैब विडोटिन और दूसरा रहता है साकेटुजुमैब गोबीटिकन, ये कर सकते हैं। फिर FGFR3 जो रहता है म्यूटेशन रहेगा, तो FGFR3 जो हम पढ़ रहे थे लो ग्रेड रहता है, उसके लिए एक अलग से दवाई बनाई गई जिसको बोलते हैं अर्डाफिटिनिब। अर्डाफिटिनिब जो रहता है FGFR3 म्यूटेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो सेकेंड लाइन में जो हमने पढ़ा कि हमने क्या यूज़ किया, पहले तो फर्स्ट लाइन में हम जेमसिस ट्राई करेंगे, और अगर जेमसिस काम नहीं कर रहा है तो कार्बोप्लेटिन देंगे। इसलिए पेशेंट जो है देखेंगे जेवलिन थ्रो कर पाता है कि नहीं। अगर जेवलिन थ्रो कर लिया तो फिर अवेलुमैब देंगे। तो इस तरीके से हम जो रहता है ब्लैडर कैंसर का पेशेंट मैनेज करते हैं। अब प्रॉब्लम आई जिसमें ये काम नहीं कर रहा है, तो उसमें मल्टीपल ऑप्शन रहता है। पहला पेम्ब्रोलीजुमैब जिसको हम लोग यूज़ कर रहे थे, CIS के केस में भी यूज़ कर रहे थे, तो पेम्ब्रोलीजुमैब दे सकते हैं। दूसरा जो ड्रग है वो है निवोलुमैब, निवोलुमैब भी दे सकते हैं। तीसरा जो रहता है इनफोर्टुमैब विडोटिन दे सकते हैं, तो इनफोर्टुमैब विडोटिन दे सकते हैं। और चौथा जो रहता है साकीटुजुमैब दे सकते हैं, तो साकीटुजुमैब दे सकते हैं। तो ये सब ट्रीटमेंट रहता है। FGFR3 के लिए स्पेशल अर्डाफिटिनिब देते हैं। तो फॉलोअप कैसे करते हैं, तो फॉलोअप जो रहता है ज़्यादातर 5 साल के लिए हमें ब्लैडर कैंसर में फॉलोअप करना रहता है, और यूजुअली वही रहता है। कैंसर में हमेशा हम 3 महीने पे पेशेंट्स को बुलाते हैं, और 3 महीने पे बुलाते हैं, और फिर उसके बाद लो रिस्क कैटेगरी की अगर हम बात करें तो उसमें जो रहता है बेसिकली अल्ट्रासाउंड करते हैं एनुअली, 1 साल पे अल्ट्रासाउंड करते हैं, और सिस्टोस्कोपी और साइटोलॉजी रहता है पहले 3 महीने पे करेंगे। फिर उसके बाद दूसरा जो रहेगा 9 महीने पे पेशेंट को बुलाएंगे, फिर 12 महीने पे, तो हो जाएगा 3 महीने कर लिया। फिर उसके बाद फिर 6 महीने के बाद बुलाएंगे, और 6 महीने के बाद फिर बुलाएंगे। तो फिर ये टोटल इस तरीके से होगा। फिर एनुअली जो इस तरीके से हम करेंगे और अल्ट्रासाउंड कराते रहेंगे। फिर उसी तरीके से इंटरमीडिएट रिस्क में अल्ट्रासाउंड से बढ़कर हम लोग CT स्कैन कराने लगते हैं, और CT स्कैन एनुअली कराएंगे। और जबकि अगर हम बात करें इंटरमीडिएट रिस्क में, तो उसमें हर 3 महीने में सिस्टोस्कोपी 2 साल तक के लिए कराएंगे। तो इस तरीके से जो पहला हमने किया था कि 3 महीने पे बुलाते हैं, 6 महीने पे, और फिर 12 महीने पे, इस तरीके से हम बुलाएंगे 2 साल तक के लिए। और हाई रिस्क कैटेगरी में भी हम 3 महीने पे 2 साल तक के लिए बुलाएंगे। फिर उसके बाद 6 महीने के लिए और 5 साल तक फॉलोअप करेंगे। CT यूरोग्राफ एनुअली कराते हैं। अब बात करते हैं प्रोग्नोसिस की। तो अगर प्रोग्नोसिस की बात करें तो अगर नॉन मसल इन्वेजिव ब्लैडर कैंसर है तो उसमें जो रहता है 80 से 90% 5 ईयर सर्वाइवल रहता है। 80% पेशेंट जो रहते हैं सर्वाइव करते हैं अच्छे से। जबकि अगर हम बात करें मसल इन्वेजिव का, तो उसमें अगर T2 डिजीज़ है तो 60 to 70% सर्वाइवल होता है। अगर T3 डिजीज़ है तो 30 से 50% सर्वाइवल होता है। जबकि T4 में बात करें या नोड पॉजिटिव है तो लेस देन 20% सर्वाइवल चला जाता है। तो सर्वाइवल जो है 20% करके घट रहा है, घटता ही चला जाता है। पहले जो रहता है 80 से 90% रहता है नॉन मसल इन्वेजिव। फिर जब मसल इन्वेजिव आता है, मसल इन्वेजिव, तो उसमें जो रहता है T2 में 60-70% सर्वाइवल रहता है, T3 में 30-40-50%, और उसके बाद T4 में लेस देन 20% सर्वाइवल होता है। तो ये T4 डिजीज़ अगर एब्डोमिनल वॉल प्रोस्टेट में इन्वॉल्वमेंट है, एब्डोमिनल वॉल में, यूट्रस में, वजाइना में, तो ज़्यादा नहीं जिंदा रहने वाला है। तो अगर हम बात करें एडवर्स फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, तो पहला होता है हाई ग्रेड हिस्टोलॉजी। ये हर कैंसर में हाई ग्रेड हिस्टोलॉजी जो रहता है एडवर्स फैक्टर होता है, वो होगा ही। लिम्फोवेस्कुलर इन्वेजन, ये भी हर कैंसर की तरह। पॉजिटिव नोड्स भी, फिर वेरिएंट हिस्टोलॉजी भी, और इसमें जो रहता है इनकम्प्लीट TURBT। तो लगभग हर कैंसर में जैसे होता है कि नोड अगर है, लिम्फोवेस्कुलर इन्वेजन है, वेरिएंट हिस्टोलॉजी है, हाई ग्रेड हिस्टोलॉजी है, सेम इस तरीके से ब्लैडर कैंसर में भी होता है।
अब हम बात करें जो नैडोफाराजीन फायरोएडिनोवेक के बारे में। तो नैडोफाराजीन फायरोएडिनोवेक जैसे ही कोविड खत्म हुआ 2022 में, तो ये दवा को एफडीए ने अप्रूव कर दिया, बस कोविड खत्म होने का इंतजार कर रही थी। तो ये बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है, नैडोफाराजीन फायरोएडिनोवेक। तो एडिनोवेक मतलब एडिनो वायरस का यूज करते हैं। एडिनो वायरस जो रहता है उसमें इंटरफेरॉन 2B जीन थेरेपी का होता है। तो इंटरफेरॉन पे जो रहता है एडिनो वायरस, इंटरफेरॉन जीन थेरेपी की तरह यूज होता है, और ये बेसिकली हम CIS के केस में यूज करते हैं, जो कि BCG के लिए रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, तो उसके लिए ये अप्रूव्ड है। फिर अब हम ब्लैडर कैंसर में चेक पॉइंट इनिबिटर्स भी यूज करने लगे हैं। इसमें बेसिकली अगर हम बात करें तो अवेलिमोवैब जो है मेंटेनेंस के लिए यूज करते हैं। जो पेशेंट रहता है उसको जेवलिन सिखवाते हैं, जेवलिन ट्रायल से हमें पता चला है। दूसरा पेम्ब्रेलिजुमैब, पेम्ब्रेलिजुमैब जो रहता है वो सेकेंड लाइन ड्रग होती है, तो सेकेंड लाइन ड्रग जो रहती है वो पेम्ब्रेलिजुमैब है। फिर जो FGFR3 म्यूटेशन है, FGFR3 म्यूटेशन है, हम TCGA जो होता है उसमें हम लोग क्लासीफाई भी अलग से करते हैं मॉलिकुलर सबटाइप, तो ये लो ग्रेड का रहता है। तो FGFR3 म्यूटेशन है, उसके लिए एक अलग से दवा ही बना दी गई है, अर्डाफिटिनिब। तो अर्डाफिटिनिब जो रहता है FGFR3 म्यूटेटेड ब्लैडर कैंसर के लिए होता है। फिर आजकल AI का ज़माना है। अब AI जो रहता है, AI की मदद से हम लोग BCG का रिस्पॉन्स जो रहता है या सिस्टमिक थेरेपी का रिस्पॉन्स जो रहता है उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये AI और रेडियोमिक्स की मदद से पॉसिबल है। फिर जो दूसरा रहता है, जो हम ट्राई मोडालिटी थेरेपी यूज़ करते हैं, किसमें, बेसिकली T2 डिजीज़ में, T2 ब्लैडर कैंसर या T2 डिजीज़ में। तो वो जो रहता है अभी जो रहता है AUA, उसको अभी अंडर वैलिडेशन है, अभी उस पर काम चल रहा है। अगर हम बात करें मोस्ट कॉमन साइड ब्लैडर कैंसर का, तो ट्राइगॉन होता है, जो हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि हमें ज़्यादा किस पे मिलता है, लेटरल वॉल पे, बट एक्चुअली पे ट्राइगॉन ज़्यादा कॉमन होता है। बेस्ट प्रोग्नोसिस की अगर हम बात करें कि बेस्ट प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर कौन सा होता है, तो वो ट्यूमर का ग्रेड और किस स्टेज में है वो बताता है। क्योंकि हम पूरा ब्लैडर कैंसर इसी पे डिपेंड कर रहे थे कि लो ग्रेड है कि हाई ग्रेड है। लो ग्रेड जो रहता है वो रिकरेंस बहुत होता है, और हाई ग्रेड जो रहता है फैलता बहुत तेजी से। अगर हम बात करें मसल इन्वेजिव ब्लैडर कैंसर का, तो उसमें गोल्ड स्टैंडर्ड क्या रहता है, रेडिकल सिस्टेक्टमी विथ एक्सटेंडेड पेल्विक लिम्फ नोड डिसेक्शन। और एक्सटेंडेड पेल्विक लिम्फ नोड डिसेक्शन में हम लोग ऑब्ट्यूरेटर, एक्सटर्नल आइलियक, इंटरनल आइलियक, और साथ में कॉमन आइलियक, ये जो रहता है ये लिम्फ नोड निकालते हैं। बेस्ट ब्लैडर प्रिजर्विंग अप्रोच बात करें तो ये जो रहता है T2 के लिए बेस्ट रहता है, और बेसिकली इसमें हम लोग ट्राई मोडालिटी थेरेपी करते हैं, मैक्सिमल TURBT के साथ कॉन्करेंट कीमो रेडियोथेरेपी देते हैं। अगर हम बात करें इम्यूनोथेरेपी जो रहता है, इम्यूनोथेरेपी कौन सा मेंटेनेंस के लिए यूज करते हैं, हम लोग जेवलिन थ्रो करवा रहे थे, तो जेवलिन में क्या था, एवेलिमोवाब। तो एवेलिमोवाब मेंटेनेंस जो रहता है वो अब स्टैंडर्ड थेरेपी होता है, और वो बेसिकली जेवलिन ब्लैडर 100 ट्रायल जो है उससे पता चला है। और जो रिसेंटली FGFR3 इन्विटर्स नए नए बन गए हैं, और PD1 ब्लॉकेड भी यूज होने लगा है। तो ये जो रहता है ओवरऑल ब्लैडर कैंसर के केस में है।